नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। क्या आपको दूध फेंकने की आदत है? क्या आपको खाना छोड़ने की आदत है? क्या अक्सर नल से पानी टपकता रहता है? 5 चीजों की बर्बादी पड़ेगी आपको महंगी। जी हां, अक्सर आप और हम जाने अनजाने में घर या बाहर बहुत सी चीजों की बर्बादी कर देते हैं, लेकिन सही मायने में कुछ चीजें हैं जिनकी बर्बादी करने से न सिर्फ हमें बल्कि हमारे परिवार को भी इसके बुरे परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। तो कौन सी हैं वो 5 चीजें जिनके इस्तेमाल में हमें खास ध्यान रखने की जरूरत है, यही आज कालचक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। तो आज पंडित जी हमें बता रहे हो 5 चीजें जिनकी बर्बादी हमें कभी नहीं करनी चाहिए, इनके इस्तेमाल में हमें खास ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए 5 चीजों में से सबसे पहली चीज कौन सी है ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो अंजलि, हम लोग आए दिन घर में या बाहर कोई न कोई चीज बर्बाद जरूर करते हैं। जैसे थाली में बचा हुआ भोजन, गिलास में बचा हुआ दूध, पानी। लेकिन आए दिन ये जो छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं वो क्या ठीक है? और हम जानबूझ के नहीं करते हैं, अनजाने में इसका दुष्परिणाम नहीं जानते हैं इसलिए करते हैं। अगर इसका दुष्परिणाम जान जाएं तो शायद नहीं करेंगे। तो क्या इनसे हमें कोई भी नुकसान नहीं होता है? तो आज मैं आपको कालचक्र में बताऊंगा कि आए दिन वो हम चीजों की बर्बादी हम करते हैं उसका हम पर और हमारे परिवार पर क्या असर पड़ता है। तो पहली बात ये बताना चाहूंगा कि दूध की बर्बादी, जो लोग दूध की बर्बादी करते हैं उनके घर में समृद्धि नहीं रहती है। उनकी आर्थिक स्थिति हमेशा अस्थिर बनी रहती है। और एक बात और बताना चाहूंगा, दूध कभी कभार अगर मान लीजिए फर्श पर गिर जाए, होता है ऐसा, बहुत बार होता है कि गिर जाता है दूध फर्श पर, कभी इसे पैर से नहीं छूना चाहिए। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में दूध और पूत 2 चीज को पैर से छूने की सख्त मनाही की गई है। अगर दूध गिर ही गया है तो उसे साफ पोछे से साफ कर देना चाहिए और उसे पैर से कभी रगड़ करके साफ नहीं करना चाहिए। या बहुत लोग क्या करते हैं कि पोछा डाल करके उसको पैर से इधर उधर कर देते हैं। ऐसी गलती कभी भयंकर गलती है, ये नहीं करना चाहिए। दूध और पूत ये दोनों चीज़ों को पैरों से कभी जाने अनजाने में छूना नहीं चाहिए। इससे घर की समृद्धि और घर का भविष्य दोनों अंधकारमय हो जाता है, विश्वास मानिए। दूध की बर्बादी करने वाला पैसा कमाएगा तो, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। गिलास में बचा हुआ दूध फेंकना भी दूध की बर्बादी है। ऐसे लोगों की किस्मत उनका साथ कम देती है। जिन लोगों के घर में अक्सर दूध उबल कर गिर जाता है, जिन लोगों के हाथ से अक्सर दूध गिरता है, ऐसे लोगों की अगर कुंडली देखी जाए तो पक्का कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों का चंद्रमा खराब है। चंद्रमा नीच का होगा, चंद्रमा निर्बल होगा, चंद्रमा पापक ग्रहों के साथ होगा, चंद्रमा पापक ग्रहों की दृष्टि में होगा, तभी दूध चूल्हे पर उबल करके गिरेगा और तभी दूध हाथ से गिरेगा। अगर चंद्रमा की स्थिति मजबूत है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा आदमी चाहे जितना बड़ा दूध का डेग चूल्हे पर चढ़ा दे, लेकिन एक बूंद दूध जो है आग पे नहीं गिरेगा। तो जो लोग दूध से बनी हुई चीजें फ्रिज में रख करके भूल जाते हैं और फिर उसे फेंकना पड़ता है, ऐसे लोगों को पैसा, कारोबार, सेहत, नौकरी के लिहाज से परेशान होना पड़ता है। जिस घर में दूध की बर्बादी होती है वहां रहने वाले लोगों के रिश्ते आपस में अच्छे नहीं रहेंगे। अगर आपके घर में दूध की बर्बादी हो रही है
और इस बर्बादी को आप रोकना चाहते हैं लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी रोक नहीं पा रहे हैं, तो रविवार को 5 बादाम नदी में प्रवाहित करिए। 5 सोमवार जरूरतमंदों को दूध दान करिए। रात में खाना बनाने के बाद तवे पर दूध के कुछ छींटे जरूर मारिए। इन सब उपायों से भी काफी हद तक राहत मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे भी ये महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। मेष राशि का स्वामी मंगल इस समय 10वें भाव में अपनी उच्च राशि में विराजमान है, लेकिन अभी ये अस्त की स्थिति में पड़ा हुआ है। आजीविका के स्थान में है। पैसे का लेन देन मैं चाहूंगा कि आप संभल कर करें, क्योंकि आपका धन भाव का स्वामी शुक्र अपने भाव से परस्पर चतुर्थ दशम है। इसलिए पैसे का लेन देन करें जरूर, लेकिन संभल कर करें। कार्य क्षेत्र में आपको सभी महत्व देंगे। अपनों से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। गलतियों से सीखें और सेहत सुधारें। परिवार को समय न देना मुश्किलें बढ़ा सकता है। माथा, जुबान और नाभि पर हो सके तो केसर का तिलक लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जानेंगे वृषभ राशि का राशिफल, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक गाजियाबाद से सुदेश शर्मा जुड़ चुकी हैं। आप सवाल पूछ सकती हैं। जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। कौन बोल रही हैं? सुदेश शर्मा गाजियाबाद से। अच्छा, बताइए। अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। अर्चित वशिष्ठ, उनका जन्म है 11:15 सुबह के और 14 अगस्त 2003। जी। जिला गाजियाबाद। जी, क्या जानना चाहते हैं? बारे में पंडित जी ये पूछना चाहते हैं कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा और उनका जो नौकरी के बारे में, अभी उनका इन्फोसिस में जो है ज्वाइनिंग है अभी 23 तारीख की, तो उनका ट्रेनिंग का जो पीरियड रहेगा वो कैसा रहेगा और स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मतलब आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है देवी, और उससे द्वितीय सप्तम के स्वामी चंद्रमा बृहस्पति हैं। चंद्रमा बृहस्पति का इत्तेसाल हो रहा है। आपके बेटे का भविष्य तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। वर्तमान भी अच्छा है, लेकिन जहाँ तक आपने उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न पूछा है, तो स्वास्थ्य में कभी कभार दर्द से संबंधित परेशानी उनको हो सकती है। कभी सर दर्द की परेशानी हो सकती है, तो कभी बॉडी पेन की परेशानी हो सकती है। उनको चाहिए कि आप उनको खाने में तेल घी वाली चीज़ें कम देने की कोशिश करें, क्योंकि लग्न में जो पंचम भाव है, पंचम भाव में बृहस्पति की स्थिति है। ऐसे लोगों का कम उम्र में ही लीवर फैटी होने लगता है, तो ऐसे लोगों को तेल घी का उपयोग कम करना चाहिए, उससे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। रही बात करियर की, तो जहाँ ज्वाइनिंग करना चाहते हैं ज्वाइनिंग करें, और आगे भी फ्यूचर अच्छा है। नौकरी को लेकर के या प्रोफेशन को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक उपाय अगर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर दुर्गा चालीसा का सुबह शाम पाठ करना शुरू करें, और अब 22 साल के हो गए हैं, 23वां साल उनका पूरा होने वाला है, ऐसे में अगर नवरात्र के दोनों व्रत करना शुरू कर दें तो जिंदगी में 4 चांद लग जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने आपको एक आदत के बारे में तो बता दी जिससे कितना नुकसान हो सकता है। आगे भी ऐसी 4 और आदतों के बारे में आपको पंडित जी बताएंगे, आपको अवेयर करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही क्या है आज का उपाय। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके धन भाव में बृहस्पति है भैया, और आपके आजीविका भाव में बुध, शुक्र, राहु, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति है। आपके 10वें भाव में इस समय 5-5 ग्रहों की युति बनी हुई है। अगर आप पैसे के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपको नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है। घर में मामूली तनाव संभव है। मामूली स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। परिस्थितियां खराब हों तो धैर्य न छोड़ें। शिव मंदिर जाएं, दर्शन पूजन करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो आगे भी पंडित जी से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक और दर्शक जयपुर से आयुषी जुड़ चुकी हैं। आयुषी, आप सवाल पूछ सकती हैं। हेलो पंडित जी, नमस्ते। खुश रहो बेटा। हाँ पंडित जी, मेरा जन्म 17 अप्रैल 2007 को हुआ था। मेरी इस साल बोर्ड परीक्षा 12वीं है, तो मैं ना इसके बाद कौन सी लाइन में जाऊं, किस लाइन में मेरा करियर होगा? देखो बेटा, तुम्हारे पंचम भाव का स्वामी सूर्य है और उससे दसम भाव का स्वामी शुक्र है। ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर तुम बोर्ड की परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद आर्किटेक्ट के क्षेत्र में पढ़ाई करो, आर्किटेक्ट बनने की कोशिश करो, तो इसमें तुम्हें 200% सफलता मिलेगी। आर्किटेक्ट के पढ़ाई करने में तुम्हें बहुत सफलता मिलेगी। और अगर आर्किटेक्ट की पढ़ाई में आपका मन न लगता हो तो फैशन डिजाइनर का भी कोर्स आप कर सकती हैं। निफ्ट की पढ़ाई कर सकती हैं और फैशन डिजाइनर का भी आप कोर्स कर सकती हैं। इसमें भी आप बहुत अच्छा कर सकती हैं। या ऑनलाइन एडिटिंग का काम भी आप सीख सकती हैं। मल्टीमीडिया पर आप ऑनलाइन एडिटिंग का भी काम सीख सकती हैं। ये भी आपके प्रोफेशन के लिए निश्चित रूप से अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके अंदर क्रिएटिविटी है और उस क्रिएटिविटी का फ़ायदा आप तभी उठा सकते हैं जब किसी क्रिएटिव फील्ड में आप रहेंगी। तो बस ये उपाय आपको करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी जो आपकी पढ़ाई है बहुत संतोषजनक नहीं है, इसलिए आपका रिजल्ट मध्यम दर्जे का ही आएगा। अभी और मेहनत करने की कोशिश करो और समय का सदुपयोग करने की कोशिश करो। एक एक मिनट बर्बाद न जाए। पढ़ाई लिखाई में उस समय को एक्सपेंस करो। निश्चित रूप से इससे आपका भविष्य अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो दूध की बर्बादी करने से फाइनेंशियल नुकसान हो सकते हैं, रिश्तों में दरार आ सकते हैं, लेकिन 5 चीजों में से वो दूसरी चीज कौन सी है जिसकी बर्बादी घर में नेगेटिविटी बढ़ाती है, ये भी पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उसके पहले हमारी दर्शक गुरुग्राम से सुमन जुड़ चुकी हैं। सुमन, आप सवाल पूछ सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी पंडित। जय मां विंध्यवासिनी। हेलो। हाँ बोलिए सुमन जी, बोलते रहिए। हाँ जी पंडित जी, मेरा नाम सुमन मेहरा है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 25 फरवरी 1962 है। मेरे 2 बेटे हैं। बड़े बेटे की भी नौकरी और शादी थोड़ी सी ऐसे उसको खुशी नहीं है ज्यादा, लेकिन छोटा बेटा जिसकी डेट ऑफ बर्थ 25/4/1989 है, 1989, वो उसकी अभी तक शादी नहीं हो पा रही है और ना उसको कोई अच्छा सा जीवन साथी। वो अपनी नौकरी से भी बहुत खुश नहीं है। उसकी जिंदगी व्यवस्थित। सुमन, ऐसा है, देखो तुम्हारे बड़े पुत्र का भाग्य तो मुझे बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है और वो अपने जीवन में काफी हद तक सफल भी हैं। लेकिन द्वितीय पुत्र की बात जहाँ तक है, तो द्वितीय पुत्र के भाव का स्वामी सूर्य होता है, वहाँ केतु की स्थिति है और सप्तमे शनि और सूर्य की स्थिति द्वितीय द्वादश की बनी हुई है। न तो ये करियर में सेटल्ड हो पा रहे हैं और न तो मतलब कि इनकी आजीविका ऐसी हो रही है जिसमें एक स्थायित्व हो, जिसके कारण इनके विवाह में बहुत देर हो चुकी है। अब ये 37 साल के होने वाले हैं, इनके विवाह में बहुत देरी हो गई है। अगर इनका शीघ्र विवाह आप चाहती हैं तो इनसे कहिए पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार की शाम 19 सरसों के तेल के दिए पीपल के चारों तरफ जलाएं और हर दिए के पास एक पान का पत्ता, एक बतासा और 1 रुपए का सिक्का रखें और पीपल की 7 परिक्रमा करें। ये उपाय 7 शनिवार लगातार करें, तब इनकी आजीविका में भी रास्ता मिलेगा और इनके विवाह का भी योग बनेगा। वैसे अभी भी इनके विवाह के योग में विलंब बना हुआ है। ये उपाय करके देखिए, हो सकता है कि इससे चमत्कार हो जाए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने पहली चीज तो बता दी जिसकी बर्बादी से कितना नुकसान होता है। अब वो दूसरी चीज कौन सी है जिसकी बर्बादी से घर में नेगेटिविटी होती है? देखिए, अब बात करता हूं नमक की। नमक का हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्व है। भले ही ये सस्ता है, लेकिन इससे ज्यादा वजन किसी का है नहीं। नमक, जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी गाली क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी गाली है नमक हराम। अगर किसी को नमक हराम कहा जाए तो शायद ये दुनिया की सबसे बड़ी गाली है। मतलब नमक का इतना महत्व है कि अगर आपने किसी का नमक खाया है तो फिर आपको उसके
साथ कृतज्ञ रहना होगा। अगर आप कृतज्ञ बने तो आपके ऊपर एक डिग्री लग जाएगी नमक हराम की। नमक बहुत बड़ी चीज है, सस्ती भले है लेकिन चीज बहुत बड़ी है। नमक जो लोग फेंक देते हैं या थोड़ा सा यूज करते हैं नमक और बाकी नमक को मतलब कि इधर उधर बिखेर देते हैं, या जिन घरों में अक्सर नमक गिरता रहता है, या जो लोग जरूरत से ज़्यादा नमक खाते हैं, उनके जीवन में और शरीर में बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है। ऐसे लोगों को समाज में कभी भी सम्मान नहीं मिलता है। नमक की बर्बादी करने वालों को या ज़्यादा नमक खाने वालों को अक्सर घर या बाहर किसी महिला से बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। एसिडिटी से भी ऐसे लोग बहुत परेशान रहते हैं। ऐसे में आपको रविवार को छोड़कर हर रोज सूर्य को, रविवार को भी और सूर्य को तो रोज ही जल देना चाहिए। हर रविवार को 5 बादाम भी दान करना चाहिए और सूर्य को जल देते समय पानी में रोली, चावल, दुर्वा, फूल, ये सारी वस्तुएं डाल करके तांबे के लोटे से जल देना चाहिए। और ये बात ध्यान रखना चाहिए कि नमक को भी पैर से कभी नहीं छूना चाहिए। दूसरी बात, नमक कभी किसी के हाथ में सीधे नहीं देना चाहिए। नमक अगर किसी को दें तो किसी बर्तन में ही दें, किसी पात्र में ही दें। नमक को कभी हाथ पर न दें। चाहे जितना अच्छा आपका किसी से रिश्ता हो, लेकिन अगर आपने उसके हाथ पर डायरेक्ट नमक दे दिया तो रिश्ता खराब होकर रहेगा। अगर विश्वास न हो तो एक बार करके देख लीजिए। तो इसलिए रिश्ता अच्छा रहे, नमक को किसी पात्र में ही देना चाहिए, नमक को कभी हाथ में नहीं देना चाहिए। दूसरी बात जो जरूरी है बता रहा हूं, नमक को न तो आप शीशे के बर्तन के अलावा, शीशे के जार के अलावा और किसी भी पात्र में नमक नहीं रखना चाहिए। न प्लास्टिक में रखना चाहिए, ना स्टील में रखना चाहिए, ना पीतल में रखना चाहिए। मतलब नमक अगर रखना है तो सिर्फ उसके लिए शीशे का ही एक बॉटल होना चाहिए जिसमें आपको नमक रखना चाहिए। शीशे के पात्र में ही केवल नमक को रखना चाहिए और नमक के पात्र को उठाते समय, रखते समय हर समय अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि वो गिरने पर बिखर जाएगा, गिरने पर टूट जाएगा। और नमक का गिरना, नमक का पात्र टूटना, ये दोनों अशुभ फलदायी माने जाते हैं। तो इसलिए महिलाओं को चाहिए कि वो अपने घर में, अपने किचन में सारे सामानों का रख रखाव व्यवस्था के साथ करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जानेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, गंगा, आप सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा जन्म 10 अप्रैल 1999 को दोपहर के 12 बजे के आसपास हुआ था जी। मुझे जानना था, मेरी एक सगाई हुई थी, वो किसी कारणवश टूट गई, तो अब अगला रिश्ता कब होगा और मेरा शादीशुदा जीवन कैसा होगा? अब देखो बेटा, जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो मैं एक बात तो कह सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 14-13 मार्च के बाद कोई न कोई अच्छा रिश्ता आपके जीवन में आ जाएगा और अप्रैल तक ये रिश्ता विवाह के रूप में फाइनल हो जाएगा। और आपका वैवाहिक जीवन सूर्य शनि का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए चाहे जहाँ भी विवाह होगा थोड़ा सा तो उतार चढ़ाव वैवाहिक जीवन में रहेगा। ऐसे में आपको चाहिए कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चले, इसके लिए आप सोमवार का व्रत करना शुरू करिए और भगवान शिव की पूजा करना शुरू करिए। किसी शिव मंदिर में जाकर के जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाइए और 3 बातें आप याद कर लीजिए। ये शिव मंदिर में माथ गिराते हुए जरूर कहिएगा, त्राहिमाम त्राहिमाम, पाहिमाम पाहिमाम, रक्षमाम रक्षमाम। ये 3 बातें जरूर नोट कर लो। कोई मंत्र आपको आए न आए, पूजा की और विधि आए या न आए, लेकिन अपना माथा शिवलिंग के पास गिरा करके कहो, त्राहिमाम त्राहिमाम, पाहिमाम पाहिमाम, रक्षमाम रक्षमाम। हे भगवान, त्राहिमाम का मतलब हे भगवान मैं आपकी शरणागत हूँ, मेरी रक्षा करो। पाहिमाम
मुझे स्वीकार करके मेरी रक्षा करो, रक्ष माम, मेरी हर प्रकार से रक्षा करो। तो कहने का मतलब इस चीज को अगर 3 बार आप कहती रहोगी और हर सोमवार आप मंदिर में जाकर के पूजा करती रहोगी, और अगर घर में शिवलिंग है तो नित्य उसकी पूजा करनी चाहिए, तो आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा और निश्चित रूप से आपका भविष्य भी अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में, कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। मिथुन राशि में बृहस्पति की स्थिति है, दशम भाव में शनि है, पराक्रम भाव में केतु है और भाग्य स्थान में इस समय 5 ग्रह बैठे हुए हैं। चंद्रमा है, सूर्य है, राहु है, शुक्र है, बुध है, ये सब भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो धन भाव का स्वामी चंद्रमा अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है, इसलिए मैं आप मिथुन राशि के जातकों से कहना चाहूंगा, उधार देने या लेने में आज आपको सावधानी बरतनी चाहिए। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ संयम रखना चाहिए। अपनों से थोड़ी सी दूरी महसूस होगी। जीवन साथी की सेहत खराब रहेगी, आपको तनाव होगा। उधार लेकर पैसे ना देने वालों से दूरी बनाएं। दुर्गा सप्तशती में जितना संभव हो सके पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय आपके राशि से अष्टम अर्थात मृत्यु भाव में गोचर कर रहा है और वहां 4 ग्रह उसके साथ हैं। आपके व्यय भाव में बृहस्पति है। उधार चुकाने में आपको तकलीफ होगी। आपके काम की सराहना तो होगी, लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो, अगर नौकरी करते हैं तो तरक्की भी मिलेगी। मुश्किल समय में अपने लोग आपका साथ देंगे। शरीर में दर्द की शिकायत हो सकती है। जरूरत से ज़्यादा खर्च मुश्किलें बढ़ाएगा। माथे पर केसर का तिलक लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक बनारस से ब्रजेश जुड़ चुके हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए ब्रजेश जी। हाँ गुरु जी प्रणाम। सुखी रहिए। हम ब्रजेश पांडे बोल रहे हैं, बनारस से। जय विंध्यवासिनी माँ। एक्चुअली गुरु जी हमारे बच्चे के बारे में पूछना था। मेरे लड़के का जन्म है 9 दिसंबर 1999 बृहस्पतिवार के दिन जी 3:05 दिन में हुआ है जी। तो उसके बारे में एक बार और भी आपसे बात हुई थी, तो आप कह रहे थे कि मतलब चीजें अच्छी जाएंगी और चल भी रही हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। तो किस फील्ड में जाएंगे, सरकारी में जाएंगे कि किस में जाएंगे, तो आप बताएं। देखिए, उनको सफलता तो निश्चित मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सफलता मिलने के लिए अगर वो 2 काम शुरू कर दें तो ज़्यादा बात बन जाएगी। एक तो उन्हें ब्रजेश जी आप कहिए कि हर शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ कर लिया करें। हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी के चित्र के सामने एक दिया जला करके, लाल फूल चढ़ा करके, धूप दीप जला करके और थोड़ा सा भोग प्रसाद कुछ चढ़ा करके, लड्डू पेड़ा गुड़ कुछ भोग प्रसाद चढ़ा करके और सुंदरकांड का 1 घंटा लगेगा पाठ कर लें। अगर ये उपाय इन्होंने कंटिन्यू कर लिया तो फिर इनके करियर के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये अच्छा नहीं सुपर अच्छा करेंगे। और दूसरी बात ऐसा है ब्रजेश बाबू कि आपके पंचम भाव का स्वामी जो पुत्र भाव का स्वामी बनता है वो बुध बनता है। अगर ये राम रक्षा स्तोत्र का नित्य सुबह शाम पाठ करें तो भगवान राम की कृपा से निश्चित रूप से इनके सद्गुणों का विकास होगा और ये अपने जिम्मेदारियों को और अपने उत्तरदायित्व को सही ढंग से निर्वाह कर पाएंगे। बस 2 उपाय करना है। एक तो श्री राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करना है और दूसरे शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ करना है। बस इन 2 उपायों से इनका पूरा जीवन संवर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
अब तक हमने दूध और नमक की बर्बादी करने से क्या होता है ये तो जान लिया, लेकिन वो तीसरी चीज कौन सी है जिसकी बर्बादी करने से परिवार के लोगों का बिहेवियर बदलने लग जाता है, सुख शांति खत्म हो जाती है। आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अब हम अनाज की बर्बादी के बारे में बात कर रहे हैं। अनाज को पहली बात तो एक बात समझ लीजिए कि अनाज उस हर चीज का वाचक है। अन्न का मतलब केवल गेहूं नहीं, केवल चावल नहीं, केवल चना नहीं, केवल मटर नहीं। अन्न का शाब्दिक अर्थ बहुत बड़ा है। अन्न का शाब्दिक अर्थ है जिससे भी शरीर का उदर पोषण हो सकता है, वो सब कुछ अन्न की श्रेणी में ही आता है। लेकिन अब हम लोग अपने मन में समझते हैं अन्न का नाम आते ही दिमाग में चावल, गेहूं, बाजरा, चना, ज्वार, मटर, ये सब चीज़ें आती हैं। जबकि सच्ची बात यह है कि खाद्य पदार्थ में जो भी भक्ष्य चीज़ें हैं जिससे शरीर का निर्वाह होता है, वो सब अन्न के ही अंतर्गत आते हैं। रामचरितमानस में भानु प्रताप राजा ब्राह्मणों को भोज कराने के लिए जब भोजन परोसवाता है तो सारा भोजन अन्न की तरह दिखाई देता है। पूड़ी, सब्जी, खीर, ये सब चीजें दिखाई देती हैं। उसी समय एक आकाशवाणी होती है, विप्रवृंद उठी उठी गृह जाहूं, भई बड़हानि अन्न जनि खाहूं, भई रसोई भूसुर मांसु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, ये भोजन मत ग्रहण करो, ये अन्न ग्रहण न करो, क्योंकि इसमें जो है विविध मृगन कर आमिष राधा, तामह विप्रमांस खल साधा। ये कई प्रकार के जानवरों की मांस है और इसमें ब्राह्मण की भी मांस डाली गई है, इसलिए इस अन्न को खाने से बचो। तो यहाँ अन्न शब्द का प्रयोग इसलिए आया है कि खाद्य पदार्थ जो है वो सब अन्न के अंतर्गत आता है। और चूंकि रसोई को मायामय किया था, उसने मायामय किया था, और मायामय रसोई के कारण वो दिख रहा था अन्न, लेकिन था वो मांस। और तब भानु प्रताप को श्राप मिल गया। वही भानु प्रताप अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण बनकर के भाई के साथ पैदा हुआ। ये रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस की कथा है। कभी समय मिले तो पढ़िएगा। जो लोग गेहूं की बर्बादी करते हैं, जो लोग अपने घर में गेहूं ठीक से नहीं रखते हैं और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जो लोग अपने घर में हमेशा ज़्यादा खाना बनाते हैं और बाद में उसे फेंकते हैं, उनको हमेशा दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। जो लोग अपनी थाली में खाना छोड़ देते हैं, उनके अंदर अहम भावना घर कर जाती है, जिसके कारण उनको जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी ज़्यादा खाना बनाना फायदेमंद भी होता है। पूछिए कैसे? जैसे हमारी पत्नी युवावस्था में बहुत खाना बनाती थी, खाना थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बनाती थी, और माता जी खूब चिल्लाती थी, लेकिन वो सारा खाना ले जाकर गाय को खिलाया जाता था। अब गैया मैया अगर खाना खा रही हैं तो फिर किस बात का पाप है? गैया मैया को रोटी मिल रहा है, चावल मिल रही है, दाल मिल रही है, सब्जी मिल रही है, तो वो जो एक ज़्यादा खाना की बर्बादी की बात है वो यहाँ बर्बादी नहीं होगी, बल्कि यहाँ तो खाना की सदगति हो गई। गैया मैया ने ग्रहण कर लिया तो ये तो मतलब कि खाना बर्बाद नहीं हुआ, बल्कि खाने की सदगति हो गई, उसको उत्तम गति मिल गई। इसलिए आपके ऊपर ज़्यादा खाना बनाने का दोष नहीं लगेगा। आप 10 रोटी एक्स्ट्रा बना लीजिए, लेकिन 10 रोटियां आप गाय को खिला दीजिए। हाँ, अगर आप उसे डस्टबिन में डालते हैं, कूड़ेदान में डालते हैं, ये बर्बादी है। इसका आपके भाग्य पर असर पड़ेगा, ये दुर्भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। लेकिन यदि खाना ज़्यादा बना तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि वो गौ माता तक जा रहा है तो फिर ये तो आपके लिए पुण्य का कार्य है।
इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन वही खाना अगर डस्टबिन में जा रहा है, जैसे मान लीजिए आप भोजन कर रहे हैं, भोजन में आपने थोड़ा सा चावल छोड़ दिया, थोड़ी सी सब्जी छोड़ दिया, आधी रोटी छोड़ दिया, और शहर में गाय है नहीं और इतना कोई पुरुषार्थी नहीं है कि उसको एक डिब्बे में रख करके और ले जा करके गाय ढूंढ कर खिलाए, इतना एक्टिव नहीं, तो आसान ये होता है कि जा करके डस्टबिन वाली बाल्टी में सब डाल दिया जाता है। ये नुकसानदायक है, निश्चित रूप से ये नुकसानदायक है और ये एक प्रकार के दरिद्रता को देने वाला है। खाना बर्बाद जो लोग करते हैं ना, अक्सर मैंने जो अनुभव किया है, वैज्ञानिक क्या कारण है तो भगवान जाने, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अक्सर ऐसे लोगों को उदर से जुड़ी और सिर से जुड़ी बीमारी होती है। या तो ऐसे लोगों का लीवर फैटी होता है, या तो ऐसे लोगों को माइग्रेन की शिकायत होती है। और जो लोग फ्रिज में खाना 3-4 दिन तक रखते हैं और फिर खराब हो जाने पर उसको फेंकते हैं, उन पर भी सूर्य और गुरु ग्रह हमेशा बुरा प्रभाव डालते हैं। जानते हैं, एक प्रहर यातयामम, एक प्रहर जो होता है 3 घंटे का होता है। 3 घंटे से बाद का जो बना हुआ भोजन है वो तामसी हो जाता है, और चाहे कोई भोजन हो। यातयामम गत रसम पूति पर्यूषितम चयत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजन तामसः प्रिय। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। यातयाम, याम कहते हैं प्रहर को। 3 घंटे के पहले का बना हुआ जितना भोजन है, वो चाहे कोई भोजन हो, चाहे उसमें लहसुन प्याज न पड़ा हो, लेकिन वो तामसी हो जाएगा। इसलिए भोजन जो भी करना चाहिए वो 3 घंटे के अंदर बना हुआ भोजन ही करना चाहिए। और जिस घर में भोजन बर्बाद होता है वहां रहने वाले लोग सभ्य नहीं माने जाते। ऐसे घर की महिलाओं की सेहत अक्सर खराब रहती है। ऐसे घर की महिलाओं को कभी प्रॉपर सम्मान नहीं मिलता है। ऐसे घर की महिलाएं घर के किसी भी बड़े फैसले में शामिल नहीं की जाती हैं। भोजन की बर्बादी करने वालों में गुस्सा और अहंकार बहुत होता है। जिस घर में अन्न की बर्बादी होती है वहां धन की हमेशा कमी रहती है, मान सम्मान की हानि होती है, जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है, परिवार के सदस्यों में ज्ञान और बुद्धि का अभाव होता है। जो लोग अपने पिछले जन्म में खाना फेंकते रहे होंगे उनको इस जन्म में पेट से जुड़ी परेशानियां रहती हैं। ऐसे लोगों को इस जन्म में कोई अच्छा गुरु नहीं मिलता है। खाने की बर्बादी करने वालों को अपने करियर, नौकरी, कारोबार में हमेशा परेशानी होती है। तो इसलिए अन्न देवता है। क्या है अन्न? अन्न देवता है। क्यों देवता है? इससे सृष्टि चलती है। अन्न के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। कोई भी जीव हो वो बिना आहार के ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता। इसलिए अन्नाद भवत पर्जन्या पर्जन्यादन्न संभवः। अन्नाद भवंत पर्जन्या पर्जन्यादन्न संभवः। अन्न से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति संभव है। ये बात समझ करके अन्न का सदैव सम्मान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। तो चलिए, सिंह राशि में केतु की स्थिति है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य इस समय कुंभ राशि में 7वें भाव में विराजमान है और द्वितीय भाव का स्वामी बुध भी साथ में सूर्य के है, अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है। पुराने निवेश से, कहीं आपने पुराना 10-5 साल पहले पैसा लगाया हुआ है तो उससे लाभ मिलने का पूरा संयोग बना हुआ है और नए अवसर भी मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी का हर तरह से सहयोग मिलेगा, सेहत अच्छी रहेगी, जोश में रहेंगे। नया प्रस्ताव सोच समझकर स्वीकार करें। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जानते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि से इस समय
सप्तम भाव में शनि की स्थिति है, दसम भाव में बृहस्पति है और पंचम संतान भाव में मंगल की स्थिति है। देखिए ऐसा है, आपके धन भाव का स्वामी शुक्र है जो बुध के साथ छठे भाव में स्थित है। आर्थिक लाभ मिलने की तो संभावना है। कार्य क्षेत्र में दूसरों का भी ध्यान रख करके आपको फैसला लेना चाहिए। जीवन साथी के साथ कुछ समय बिताना चाहिए। मन शांत रहेगा, सेहत का साथ मिलेगा। अपना तनाव दूसरों पर ना डालें। किसी जरूरतमंद की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो दूध, नमक और अन्न की बर्बादी करने से क्या होता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन 5 चीजों में से वो चौथी चीज कौन सी है जिसकी बर्बादी करने से पैसों की भी बर्बादी होती है, तनाव बढ़ता है, सुख चैन छीन जाता है? ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए ऐसा है कि अब मैं बात करता हूं उन लोगों की जो लोग पानी की बर्बादी करते हैं। पानी कहता है मुझे बहा लो, जितना बर्बाद करना हो कर लो, मैं तो कहीं न कहीं से निकल जाऊंगा, लेकिन जब मैं तुम्हें बहाऊंगा ना तो तुम्हें निकलने का कहीं रास्ता नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति पानी की ज्यादा बर्बादी करता है, जो लोग जरूरत से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं और अनायास करते हैं, ऐसे लोग हर समय मानसिक बीमारी से ग्रस्त रहते हैं। आपके नॉलेज में ऐसा कोई है जिसको बार बार हाथ धोने की आदत हो, जिसको बार बार छूत अछूत, शुद्ध अशुद्ध होने की आदत हो? अगर आपके घर के सोफे पर कोई आके बैठ गया तो उसको फिर से सोफा पे पोछा लगाने लगे। आपके मतलब कि दरवाजे का हैंडल किसी ने छू लिया तो आकर के पानी से हैंडल को धोने लगे। ये क्या है भाई? ये एक मानसिक बीमारी है। ये स्वच्छता नहीं है, ये मानसिक बीमारी है। और यदि छुआछूत की बीमारी हो, मैं तो आपको एक ऐसी सत्य घटना बताऊं कि आपको मतलब कि सुन करके भी विश्वास नहीं होगा। एक महिला जो है दिल्ली के रोहिणी में रहती थी, उन्होंने खुद अपनी बात मुझे बताया है, और उनको ये छूत अछूत की बीमारी बहुत लगी हुई थी। तो एक बार वो अपने बाथरूम में उनको पीरियड हो गया। अब उनके दिमाग में ये बात आ गई कि ये बाथरूम तो अशुद्ध हो गया, अब इस बाथरूम में ही नहीं आना है। अब क्या करें? नीचे एक लड़का रहता था किराए पर, वो 8 बजे ड्यूटी पे चला जाता था और शाम को आता था, तो उसके घर की डुप्लीकेट चाबी बनवा करके उसके घर में जा करके फ्रेश होती थी और नहा धो करके निकल आती थी, ताला वैसे बंद कर देती थी। ऐसे 4-6 महीने चलता रहा। एक दिन वो लड़का घर से निकला जरूर, लेकिन फिर आधे घंटे में लौट के आ गया। देखा तो दरवाजा खुला था। जब देखा तो ये मैडम घर के अंदर थी। तो ये हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी कि भैया मैंने आपका कोई नुकसान नहीं किया है, केवल आपके बाथरूम का यूज कर लेती हूँ। तो वो समझदार लड़का था, क्योंकि उसका कोई नुकसान नहीं हुआ था, उसने कुछ नहीं बोला। और अंत में उनको जाकर के मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ा, तब वो जाकर के ठीक हुई। और इसके लिए तो मैं तो कहूँगा कि यहाँ लाजपत नगर दिल्ली में भीमंस हॉस्पिटल है, जो मानसिक रोग का बहुत अच्छा इलाज करता है। बहुत अच्छे खराब केस यहाँ ठीक हो जाते हैं। तो अगर आपको भी इस तरह की बीमारी है तो आप इसको आदत मत समझिए कि मेरी बड़ी शुद्धता की आदत है, बल्कि आपकी एक बीमारी है। क्यों? आपके शरीर में हर समय मलमूत्र बन रहा है। 1 सेकंड ऐसा नहीं होता जब मलमूत्र आपके शरीर में न बन रहा हो। तो आप शुद्ध कैसे हो गए? शुद्धि और अशुद्धि यहां है, दिमाग में। अगर आपने मान लिया कि आप शुद्ध हैं तो आप शुद्ध हैं, अगर आपने मान लिया कि आप अशुद्ध हैं तो आप अशुद्ध हैं। नहाने से बाहरी शरीर का मल नष्ट होता है, अंदर का मल कैसे नष्ट होगा बताओ ना? तो ये दिमाग का खेल है। दिमाग ने अपने को शुद्ध माना कि अशुद्ध माना। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको इस तरह की शुद्धि अशुद्धि की बीमारी लग जाए तो आप पक्की बात मेरी मानिएगा, ये मानसिक बीमारी है। अगर ज्योतिषी उपाय करना हो तो मैं बता रहा हूं, ओम जूम सह, ये गारंटी के साथ बता रहा हूं, कोई मतलब कि हवाबाजी नहीं। ओम जूम सह, इस मंत्र का श्वास पर जप करिए। ओम सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाइए, जूम सह सोचते हुए श्वास को बाहर निकालिए। ये 24-24 मिनट सुबह शाम करिए।
40 दिनों के अंदर आपकी मानसिक बीमारी ठीक होने लगेगी, लेकिन इसे पूर्ण रूप में ठीक होने में 1 साल लगेगा। 40 दिन में इसका रंग दिखने लगेगा। और अगर आप ये साधना नहीं कर पा रहे हैं, सांस पर नहीं जप कर पा रहे हैं, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है, तो आप वैसे ही मंत्र बोलिए, ओम जूम स, ओम जूम स, ओम जूम स, और भगवान शिव का चित्र अपने सामने रख करके उसे इमेजिन करिए, और या फिर दवाई लीजिए। क्योंकि ये मानसिक रोग आपको ही नहीं, पूरे परिवार को डिस्टर्ब करता है। एक लोगों को मानसिक बीमारी होगी और पूरा परिवार परेशान होगा। और पानी की बर्बादी करने से कारोबार में नुकसान होता है, सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जिस घर में पानी बर्बाद होता है, नल टपकता है, वहाँ इंसानों के साथ जानवरों पर भी बुरा असर पड़ता है। ऐसे घरों में रहने वाले लोगों के अपने बच्चों के रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। पानी की बर्बादी के कारण दाम्पत्य जीवन में भी खटास आती है। इसलिए नदियों में पूजा का सामान न डालें, अपने कपड़े नदियों में न धोएं, नदी में कचरा न डालें, कपड़े धोने से ज़्यादा पानी बर्बाद न करें, वरना वाणी दोष होगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा और जीवन अव्यवस्थित हो जाएगा। जो लोग नहा करके और बाथरूम में 1 बाल्टी पानी भर करके छोड़ देते हैं, ऐसे लोग कभी भी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं माने जाते। नहाने के बाद आपके बाल्टी में 2 गिलास पानी बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए। अगर नहाने के बाद आपने पूरी बाल्टी भर के छोड़ दिया है, वो किसके काम आएगा? आपका नहाया हुआ पानी कौन नहाएगा? वो गिराया ही जाएगा, वो नुकसान ही होगा। उसके पाप का भागीदार कौन होगा? आप होंगे। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं कि देखिए, आप जब नहाइए तो पहली बात तो बाल्टी में पानी मत छोड़िए नहाने के बाद। दूसरी बात, 1 मिनट रुकिए, नहा करके कपड़े बदल करके और बाथरूम में वाइपर ले करके पूरे बाथरूम को एक बार जो है साफ करिए। बाथरूम को सूखा करके ही बाथरूम से बाहर निकलिए। जिस घर का बाथरूम गीला रहता है, उस घर के लोग कभी व्यवस्थित नहीं हो सकते। उनकी चद्दर कहीं गिरी होगी तो पैंट कहीं गिरा होगा, तो जूते कहीं फैले होंगे, सामान कहीं गिरा होगा, मतलब व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। और जहां बाथरूम एकदम चमचमाता होगा, साफ सुथरा बाथरूम होगा, सूखा बाथरूम होगा, नलों से पानी नहीं टपक रहा होगा, नल सही होंगे, वहां हर चीज की व्यवस्था A to Z अच्छी होगी। और उस घर में रहने वाले लोग पंक्चुअल होंगे, अपना काम समय से करेंगे, अपना काम लापरवाही से नहीं करेंगे। ये एक जीवन शैली है, इसको अपनाना चाहिए। साथ ही चंद्रमा पर भी ऐसे लोगों पर, चंद्रमा के कारण भी ऐसे लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जो लोग पानी की बर्बादी करते हैं, उनको अपनी माँ का या तो साथ नहीं मिलता है या प्यार नहीं मिलता है। ये भी आपको समझ लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी मंगल इस समय सुख भाव में उच्च राशि में 25 अंश 57 कला पर गोचर कर रहा है। लग्नेश, शुक्र और मंगल दोनों की स्थिति द्वितीय द्वादश है। संतान से आर्थिक मदद के योग बन रहे हैं। अगर आपका बेटा 25 साल से ऊपर का है तो वो आपके लिए सहायक होगा। कार्य क्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी। परिवार में सभी का सहयोग आपको मिलेगा। शारीरिक कष्ट में आराम आएगा। अपने परिवार की बातें दूसरों को ना बताएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। पानी, दूध, नमक और अन्न की बर्बादी करने से क्या होता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन अब बात करते हैं उस 5वीं चीज की जिसकी बर्बादी करने से भाग्य कमजोर होता है और घर के बच्चे कभी भी सेहतमंद नहीं रहते। आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, ऐसा है, सिर्फ पानी, दूध, नमक या अन्न की बर्बादी नहीं है, बल्कि पेड़ पौधों की भी बर्बादी अन्न की बर्बादी होने के बराबर ही है। जिस घर में पेड़ पौधों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिस घर में पेड़ पौधों की दशा खराब है, उस घर में रहने वालों को हमेशा नुकसान सहना पड़ता है। आप अगर ये जानना चाहते हैं कि आपके घर में निगेटिव ऊर्जा का प्रभाव है कि पॉजिटिव ऊर्जा का प्रभाव है, तो आप अपने घर के पेड़, अपने घर के
पौधों को देख करके लगा सकते हैं अनुमान। अगर वो हरे भरे और प्रसन्न चित्त लग रहे हैं तब आप मानिए कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं, और यदि वो मुरझाए और सूखे हुए हैं और आपके देखरेख के बावजूद वो सूख रहे हैं तो पक्का है कि आपके घर के ऊपर भयंकर पितरदोष है। वहाँ मतलब कि आत्माएं नाचती हैं, जिससे पेड़ पौधे सूखते हैं और आप आलस्य कर जाते हैं, पौधों में कीड़े लग जाते हैं, पौधे सूख जाते हैं। बार बार आप प्रयास करते हैं लेकिन पौधे नहीं चल पाते हैं। वहाँ रहने वालों का भाग्य कमजोर हो जाता है, कोई न कोई बीमार रहता है, दवाइयों पर पैसे मनमाने खर्च होते हैं। इसका सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है, कारोबार ठीक से नहीं चलता है, धन की कमी हो जाती है, रिश्तेदारों के कारण हमेशा परेशानी होती है, घर के बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं, घर में विवाह शादी का उत्सव नहीं होता है, घर में खुशियां नहीं मनाई जाती। अगर लापरवाही के कारण पौधे खराब हो रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन घर पर अगर पितृदोष का बुरा प्रभाव के कारण ऐसा हो रहा है तो ये भाई बुरे प्रभाव से बचने के लिए पेड़ पौधों पर समय समय पर पानी तो देना चाहिए, खुदाई और गुड़ाई भी करनी चाहिए। जब आप लंबे समय के लिए कहीं बाहर जाएं तो पौधों की देखभाल के लिए किसी को कह दें। लेकिन अगर बार बार ऐसा हो रहा है कि आपके अलर्ट होने के बाद, आपके सक्रिय रहने के बाद पेड़ पौधे सूख रहे हैं, पशु आपके दरवाजे पर है, आपके घर आते ही दूध देना बंद, आपके दरवाजे पर आते ही बीमार, आपके दरवाजे पर आते ही पशु की कोई न कोई मतलब शारीरिक स्थिति में गिरावट, तो ये सब भयंकर पितर दोष का संकेत है। इसके लिए अगर आपको करना है तो आप एक श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 खंड आते हैं, गीता प्रेस की किताब मंगा लीजिए, और घर में जिसे अच्छी हिंदी पढ़नी आती हो वही हिंदी में ही पूरा भागवत का पारायण करना शुरू करें। रोज 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम पढ़ेंगे अगर तो 1 महीने में पूरा भागवत पूरा हो जाएगा। और ये घर का मुखिया या मुखिया की पत्नी करे तो ज़्यादा उचित होगा। और जब ये पूरा हो जाए तो अपने घर में एक हवन का आयोजन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, इस मंत्र से कम 1080 आहुति हवन करनी चाहिए। और जिस विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर आप हवन करें उसको भोजन करा के वस्त्र देना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। इससे आपके घर के पितर दोष में शांति आएगी। अगर अच्छा करना चाहते हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो 5 वैदिक ब्राह्मणों को, सब ब्राह्मण नहीं, वैदिक ब्राह्मण कह रहा हूँ। वैदिक ब्राह्मण मतलब जो वेद की ऋचाओं को शुद्ध पढ़ सकते हैं। अरे दुर्गा सप्तशती सब पढ़ लेंगे, संस्कृत सब पढ़ लेंगे, लेकिन वेद पढ़ना सबके बस की बात नहीं होती है, ये बात समझ लीजिए। सारे पंडित वेद नहीं पढ़ पाते हैं, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। वेद के पंडित ही अलग होते हैं, उन्हें वैदिक पंडित कहते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण को बुला करके श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 जो संस्कृत के मूल श्लोक हैं उसका पाठ कराएं आप। और एक ब्राह्मण ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पूरे दिन जप करें, एक ब्राह्मण ओम गंग गणपतये नमः का पूरे दिन जप करें, एक ब्राह्मण ओम नमः शिवाय का जप करें, और एक ब्राह्मण ओम दुंग दुर्गाय नमः का, ओम ह्रीं दुंग दुर्गाय नमः का मंत्र जप करें। और अंतिम 7वें दिन दिव्य हवन का आयोजन हो, ब्राह्मणों को बढ़िया भोजन करा के दिव्य वस्त्र दक्षिणा दी जाए, तो इससे आपके घर का पितर दोष दूर होगा। और उसके बाद गया श्राद्ध कर दिया जाए तो इससे पितर दोष दूर होगा। तब न पेड़ सूखेंगे, न पशु को कुछ होगा, और न घर में शादी विवाह में रुकावट आएगी, और घर का उत्थान निश्चित रूप से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जानेंगे वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके 3य भाव में मंगल है। आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति धन भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसका मतलब रुका हुआ पैसा या दिया हुआ किसी को पैसा आपको वापस मिलने का योग बन रहा है।
कार्य क्षेत्र में परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। जीवन साथी का सहयोग बहुत मदद करेगा। आपकी मानसिक स्थिति मजबूत रहेगी। समय की बर्बादी और आलस्य से बचें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। धनु राशि पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है भाई। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है और उसकी पूर्ण दृष्टि है और द्वितीय भाव में उच्च का मंगल बैठा हुआ है। इसका सीधा मतलब है पुराने निवेश से बढ़िया लाभ मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है और आज आपको अपने मेहनत का पूरा रिटर्न मिलेगा। जीवन साथी का सहयोग आपके साथ रहेगा। सेहत में पहले की अपेक्षा सुधार आएगा। बड़े फैसलों में अपने लोगों की सलाह जरूर लें। अपने इष्ट देव का ध्यान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के बारे में, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि में उच्च का मंगल विराजमान है और मकर राशि से पंचम भाव संतान भाव का स्वामी शुक्र द्वितीय भाव में विराजमान है, लेकिन अस्त नहीं है। तो इसका मतलब बच्चों के कारण खर्चे बढ़ सकते हैं। साझेदारी करने से पहले आपको सोच विचार करना चाहिए और आजमाया हुआ सिक्का नहीं आजमाना चाहिए। जिसको एक बार आपने परख लिया है और वो आपके परख में फेल हुआ है, उस पर दोबारा विचार आपको नहीं करना चाहिए, वरना आप पछताएंगे। अपनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। मन शांत रहेगा। सेहत अच्छी रहेगी। निजी अपनी बातें हर किसी से साझा ना करें। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए कुंभ राशि में तो इस समय 5 ग्रह बैठे हुए हैं। ससुरा सचंद्रा ये त्रिपुत्र चतुर्ग्रहा माला नामक योगो यम सो जातो कुल दीपक। कहने का मतलब कुंभ राशि वालों के ऊपर तो ये मान के चलो कि 7.5 चलने के बावजूद भी आज तो किस्मत मेहरबान है। इसलिए आपके आर्थिक स्थिति में तो सुधार होगा। योजनाओं को गुप्त रखने से ही सफलता मिलेगी। परिवार में सुख शांति रहेगी। पुराने रोगों में आराम भी आएगा। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक हिमाचल प्रदेश से राजेंद्र जुड़ चुके हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी राम राम। राम राम भैया। सर मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ हिमाचल प्रदेश से जी। मेरे 2 प्रश्न हैं। 2 मेरे बेटे हैं। बड़े बेटे का आज ही बर्थडे है। वैसे तो 17 की रात को 1:04 पर पैदा हुए थे। बहुत 17/2/2003 को। बहुत बढ़िया। हाँ जी। उसका नाम राहुल है, जो उसका प्रसिद्ध नाम है। तो उसके भविष्य के बारे में जानना था कि भविष्य में उसके लिए कोई सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है। अभी उसने बीटेक किया है, वो कहीं प्राइवेट कंपनी में लगा हुआ है। और दूसरा बेटा है मेरा, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 15/5/2005 और वो आर्मी की तैयारी कर रहा है, जैसे अग्निवीर के लिए। तो क्या उसका उसमें सिलेक्शन हो पाएगा? और पंडित जी मेरा एक और प्रश्न है छोटा सा, कि जैसे हम घर में शालिग्राम रखते हैं तो वो कहते हैं कि औरतें उसकी पूजा नहीं कर सकती। क्या ऐसा है कि पुरुष ही उसकी पूजा करते हैं, उसको निभाते हैं? देखिए ऐसा है, सही बात तो यह है कि आपके बड़े बेटे का भविष्य बहुत अच्छा है। ये तो मैं नहीं कह सकता कि सरकारी नौकरी करेंगे कि प्राइवेट नौकरी करेंगे, क्योंकि ये डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन उसका भाग्य हर समय अच्छा रहेगा और बहुत अच्छा काम करेगा। बहुत अच्छी जिम्मेदारियों को अपने निर्वाह करेगा। आजीविका का साधन हर समय श्रेष्ठ रहेगा। और दूसरा प्रश्न आपने जो किया है अपने छोटे बेटे के लिए, तो फौज में जाने का पूरा योग बना हुआ है। इनसे कह दीजिए कि 7 दिन लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करें और 100 पाठ रोज करें। निश्चित रूप से इनका सिलेक्शन हो जाएगा अगर 100 पाठ हनुमान चालीसा का विधि पूर्वक कर लेंगे तो।
और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, परिवार के शालिग्राम की मूर्ति को पुरुषों को ही स्नान कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन अब महिलाएं चिता को अग्नि दे रही हैं, अब महिलाएं हवाई जहाज उड़ा करके युद्ध कर रही हैं, तो अब लिंग भेद करना उचित नहीं है। मैं मानता हूं कि अगर पुरुष घर में नहीं हैं तो क्या शालिग्राम भगवान सूखे बैठे रहेंगे? तो महिलाओं को करना चाहिए पूजा पाठ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अशौच में उन्हें भगवान शालिग्राम का स्पर्श नहीं करना चाहिए। यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, तो भगवान शालिग्राम सूखे रहें, उससे अच्छा है कि अगर कोई महिला उन्हें भगवान समझ करके और उनकी अपने को बेटी समझ करके पूजा करे तो कोई बुराई नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में। मीन राशि वालों को बताना चाहूंगा कि देखिए, शनि की स्थिति जो है आपके बचत में खलल डाल सकती है, मुश्किल कर सकती है। बचत में मुश्किल हो सकती है, क्रिएटिव कार्य में सफलता मिलेगी, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अपनों को नज़रअंदाज ना करें। तिजोरी में चांदी का सिक्का और अक्षत रखें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए बात करते हैं हल्दी की माला की। पंडित जी से जानते हैं कि हल्दी की माला के कौन से उपायों के बारे में जो हमारे दर्शकों को वो बताना चाहेंगे। बताएं पंडित जी। हल्दी की गांठ से बनाई गई माला को हरिद्रा माला कहते हैं। आयुर्वेद में भी हल्दी को स्वास्थ्यवर्धक, रक्त शुद्धकारक, एंटीबायोटिक का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कर्मकांड और आयुर्वेद की तरह ज्योतिष शास्त्र में भी हल्दी का कई ग्रहों के दोष दूर करने वाला माना गया है। हल्दी से धन, संपत्ति, वैभव, सुख, निरोगी काया, वैवाहिक सुख प्राप्त किया जा सकता है। शादी में रुकावट आ रही है तो हल्दी की माला धारण करें। गुरुवार के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करके ही हल्दी की माला धारण करें। किस्मत साथ नहीं देती है तो लगातार 1 साल तक बुधवार के दिन भगवान गणेश को हल्दी की माला अर्पित करें। माला में हल्दी की 27 गांठ होनी चाहिए, जो 27 नक्षत्रों की प्रतीक है। पैसे की कमी बनी रहती है, बार बार कर्ज लेने की नौबत आती है, तो अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करके हल्दी की माला अर्पित करें। कुंडली में बृहस्पति बुरे प्रभाव दे रहे हैं तो गले में हल्दी की माला धारण करें। और हाँ, दुश्मनों ने यदि जीना मुहाल कर दिया है तो हल्दी की माला पर माँ बगलामुखी पीताम्बरा के ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीले बुद्ध विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा, इस मंत्र से 6 माला जप अगर रात्रि में किया जाए, तिल के तेल का दिया जला के माँ बगलामुखी के चित्र के सामने, तो 36 दिनों के अंदर ही चाहे जितने बड़े दुश्मन हो और चाहे जितना बड़ा संकट हो, उसका निदान हो ही जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।